तो स्टूडेंट स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 और उसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया है। आज फिर हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल आ रहा आप देख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे कोलिनर्जिक नर्व के बारे में और सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा था और कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे आकर के हमारी बात एंड हुई थी। पिछला लेक्चर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंथेसिस के लिए एसिटाइल कोलिन के सिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पे आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन चाहिए था और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज चाहिए था, ठीक है ना। एंजाइम की बात करेंगे तो मान लीजिए ये हमें ब्रेक डाउन करना है, ठीक है ना, आगे पास आउट करना है, इसको पास करना है, तो इसको एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने के लिए याद रखिएगा एस्टिरेजेस वाले ब्रेक करने में काम आते हैं। कौन? एसिटाइल कोलिन एस्टिरेजेस या कोलिन एस्टिरेजेस भी लिखा रहेगा तब भी वो इसी के अंदर आएगा। तो होता क्या है, देखो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना है, किसके प्रेजेंस में करोगे आप? वो आप करेंगे एसिटाइल कोलिन एस्टिरेजेस के प्रेजेंस में। क्या बना लेगा बच्चों? ये बनेगा कोलिन बनेगा और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में अब जो ये एंजाइम आया है ये कौन से ग्रुप का एंजाइम है? तो ये है कोलिन एस्टिरेजेस ग्रुप का एंजाइम है, ठीक है। कोलिन एस्टिरेजेस ग्रुप ये जो एंजाइम है इसको और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड टू कोलिन एंड एसिटिक एसिड बाय कोलिन एस्टिरेजेस एंजाइम। एक्चुअली कोलिन एस्टिरेजेस या एस्टिरेजेस ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ एंजाइम। तो ग्रुप ऑफ एंजाइम ये होते हैं और ये फिलहाल यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिन एस्टिरेजेस। यहाँ पे दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो ट्रू कोलिन एस्टिरेजेस कहलाता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं, एसिटाइल कोलिन जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन एस्टिरेजेस आएगा या ट्रू कोलिन एस्टिरेज। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये न्यूरॉन पे प्रेजेंट होते हुए ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहाँ पे न्यूरॉन का और मसल्स की जो ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दूसरा है स्यूडो कोलिन एस्टिरेजेस। स्यूडो मीन्स होता है झूठा, स्यूडो मीन्स झूठा। तो कोलिन ये पहले वाला ट्रू था, सच्चा वाला था, ये झूठा है, मतलब उससे मिलता जुलता आप समझ सकते हो। इट इज प्रेजेंट इन द लीवर, प्लाज्मा एंड अदर ऑर्गन में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात को कंप्लीट किया कोलिन के बारे में, कोलिनर्जिक न्यूरॉन के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो रिसेप्टर की बात करेंगे तो रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन आर ब्रॉडली क्लासिफाई। इनके रिसेप्टर को क्लासिफाई करके देख लेते हैं। तो एक्चुअली दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मस्कारिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। अब आपको यहाँ पे दोनों बिल्कुल नए नए वर्ड देखने को मिल रहे हैं। मस्कारिनिक, एक्चुअली ये एक मशरूम होता है, मशरूम का नाम होता है अमानिटा। अमानिटा, ऐसा लगता है किसी लड़की का नाम है अमानिटा मस्कारिका, मस्कारिया है, मस्कारिया, ठीक है ना, मस्कारिया ये मशरूम का नाम है, ठीक है ना, अमानिटा मस्कारिया। तो अमानिटा मस्कारिया में सबसे पहले साइंटिस्ट ने मस्कारीन के बारे में एक स्टडी कर रहे थे, उनको मिला मस्कारीन, ठीक है ना। मस्कारीन का जो फंक्शन वगैरह था वो फंक्शन किससे मिलता जुलता था? ये फंक्शन इसका जो मिलता है वो एसिटाइल कोलिन से मिलता है, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन। और अमानिटा मस्कारिया जो है ये मशरूम थोड़ा सा पॉइजनिंग होता है,
ये पॉइजनिंग होता है, ठीक है ना, इनके अंदर पॉइजन होता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर जब ये पॉइजन है तो हम एसिटाइल कोलिन से क्यों इसकी इसकी तुलना कर रहे हैं, क्यों उससे हम कंपेयर कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, बट करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पे स्टडी के पर्पज से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए नए ड्रग का न्यू ड्रग डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका स्टडी किया जाता है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल पर्पज के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बट बहुत सारी डिस्कवरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो मस्कारीन के लिए होते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं मस्कारिनिक रिसेप्टर, अपने बॉडी में पाए जाते हैं। अब ये रिसेप्टर को बहुत सारे मतलब कई टाइप में डिवाइड किया गया है। M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3, M4 भी होता है, M5 भी होता है। मैंने यहाँ पे M1, M2, M3 इतना ही मेंशन किया है यहाँ पे आपकी आसानी के लिए। M4 भी होता है, M5 भी होता है, ठीक है। तो M1 वाला जो रिसेप्टर होगा, M1 रिसेप्टर अपने बॉडी में वो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होते हैं, जो हमारा स्टमक होता है, उसके आसपास के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा M2 रिसेप्टर ये हार्ट वाले रीजन में हमारे पाया जाता है। M3 रिसेप्टर की बात करेंगे तो हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे जो ग्लैंड होते हैं, हमारी आइज होती है, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स का एग्जांपल मान लीजिए यूटरस हो गया, इन और भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सब केस में ये पाया जाता है। समझ में आई बात? अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, और वो है हमारा मस्कारिनिक एक्शन। ठीक है, रिसेप्टर हमने पढ़ लिया, बट मान लीजिए कि एसिटाइल कोलिन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब एसिटाइल कोलिन आकर के इन्हीं सारे रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया है। कौन कौन सा रिसेप्टर है? रिसेप्टर का नाम है M1, M2 और M3, ठीक है ना। तो क्या एक्शन वो शो किया होगा? क्या एक्शन शो किया होगा? तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है कि ये क्या करता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट। एसिटाइल कोलिन एक्चुअली क्या करेगा अपने बॉडी में, एसिटाइल कोलिन जो काम करेगा वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी में याद रखना है कि हार्ट रेट थोड़ा सा बिलो हो जाता है। एक होता है टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया में टॉप पे चला जाता है, दैट मीन्स इंक्रीज कर जाता है, और ब्रेडिकार्डिया में डिक्रीज होता है, ठीक है। ये आप समझ के रखिएगा। और यहाँ पे जिस रिसेप्टर पे उसने काम किया होगा, रिसेप्टर का नाम है M2 रिसेप्टर। बात आई क्लियर समझ में? अब हम लोग, ये तो एक केस हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपने क्या पढ़ा था अभी फिलहाल, आपने M2 रिसेप्टर देखा था ना, M2 हार्ट में, ये वाला जहाँ अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके केस की बात बता रहा हूँ। अब अभी हमारा M1 रह गया है और M3 रह गया है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन लाइक सलाइवरी एंड अदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, फिर वर्ड आया, गैस्ट्रो मीन्स हमारा स्टमक और उसके से रिलेटेड जो भी है, सलाइवा और माउथ से लेकर के एनस तक के रीजन तक को बोल सकते हो आप, ठीक है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक उसी को बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, M1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये ड्रग M1 रिसेप्टर पे अगर काम करेगा तो क्या काम करेगा भाई, इंक्रीज कर देगा सिक्रीशन को, सलाइवा सिक्रीशन बढ़ा देगा। और ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं ये यहाँ पे अभी देखो मैं इरेज कर रहा हूँ। तो M1 रिसेप्टर यहाँ पे देखिए है ना, M1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एकदम आसानी से समझा रहा हूँ आपको। फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के स्क्रीन पे देखना है। नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, दिखेगा आपको। और इसके नोट्स जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं भेजने वाला हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बताया है आपको, दो हमारा हो गया, M1 और M2 की बात हो गई। M3 पे बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तीसरा हमारा क्या था यहाँ पे, ये वाली लाइन जो थी हमारी स्मूथ मसल्स वाली थी ना, ये वाली। तो स्मूथ मसल्स पे काम करेगा, तो क्या काम करेगा, स्मूथ मसल्स लाइक इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे स्मूथ मसल होते हैं, वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। अच्छा, ये जो सारे फंक्शन अभी आप देख रहे हो ना, एक झटके में इसको आयोट्रोपिन ब्लॉक कर सकता है।
एसिटाइल कोलिन कितना भी रिलीज हो जाए, कितने भी फंक्शन शो कर दे, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ये फंक्शन नहीं करना है, बंद करो इन सबको, बहुत हो गया, एट्रोपिन यूज़ कर लो, सारे फंक्शन रिवर्स हो जाएंगे, याद रखो। सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे या रिवर्स हो जाएंगे एट्रोपिन यूज़ करने से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करते हैं। अब देखो बेटा, ध्यान से समझो, निकोटीन आपने कहीं ना कहीं पढ़े हो, लाइफ में कभी ना कभी पढ़े होगे। कहाँ से मिलता है निकोटीन? निकोटीन कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा टोबैको से, तंबाकू, चैनी खैनी, ठीक है ना। तो टोबैको से, तो इसके जो फंक्शन रहेंगे, इसके जो ये टोबैको के रिसेप्टर के लिए कुछ हमारे बॉडी में मतलब कुछ ऐसा रहता है कि देखो, टोबैको यूज़ करने के बाद क्या होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है ना। जो लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं, घरों में देखा होगा, वो थोड़ा सा उनको टोबैको दो और पूरा दिन काम करो, ठीक है ना, ऐसा रहता है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एंड ऑल्सो एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर, जहाँ न्यूरॉन का एक न्यूरॉन और उसके साथ में मसल्स लगे रहते हैं, इस जंक्शन पर भी ये प्रेजेंट होता है। द टू सब टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर, यहाँ पे निकोटिनिक का एन एन ऐसे लिख सकते हो आप, एन एन और एन एम, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा लिखना था, ये इसके बराबर में लिखा है। तो एन एन और एन एम रिसेप्टर होते हैं। एन एन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होगा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होगा, और एन एम, जैसे कि वर्ड यहाँ पे एम वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाना, और एन वर्ड आ रहा है तो एन फॉर याद रखो, एन फॉर न्यूरो और एम फॉर मसल्स, ये न्यूरो मसल्स जंक्शन, ठीक है ना, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। अब इनका भी क्या फंक्शन होगा, निकोटिनिक फंक्शन। अभी हम लोगों ने मस्कारिनिक फंक्शन देखा था, ठीक है, एसिटाइल कोलिन का, एसिटाइल कोलिन ही था बट वो मस्कारिनिक वाले रिसेप्टर पे काम कर रहा था। अगर ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करेगा तो क्या फंक्शन शो करेगा, देख लीजिए क्या करेगा। ये क्या काम करता है, ये सारे फंक्शन को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों पे काम कर सकता, ब्लॉक बाय द पेंटामेथोनियम एंड हेक्सामेथोनियम से ब्लॉक हो सकता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इट इज ब्लॉक बाय द डी ट्यूबरकुलोरेन। डी ट्यूबरकुलोरेन मैं बताऊंगा अगला हमारा जब एक टॉपिक आएगा, ड्रग एक्टिंग ऑन मस्कुलर मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वहाँ पे डी ट्यूबरकुलोरेन को अच्छे से बताऊंगा विद मैकेनिज्म, तो वहां पे इसको समझा दूंगा, अभी परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। अब आ जाते हैं सिंपैथेटिक के बारे में। तो सिंपैथेटिक में आपको क्या बताया था, देखो सिंपल सा, दो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन है, इतना बात आपको बताया था। दोनों न्यूरॉन का आपस में जंक्शन था, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है ना। ये दो न्यूरॉन का जंक्शन था, ऐसे था, ठीक है ना, दो न्यूरॉन का जंक्शन है। तो यहाँ से तो एसिटाइल कोलिन चला था, यहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन रहेगा, लास्ट में भी एसिटाइल कोलिन था। ये कहाँ पे आपने पढ़ा था, एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन, ये पैरासिम्पैथेटिक के केस में, ठीक है ना। यही पे इफेक्टर ऑर्गन, ये कोई ऑर्गन है हमारा जहाँ पे इफेक्ट शो करना है, तो ये नर्व एंडिंग भी बोलते हैं और इफेक्टर ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब आ जाते हैं सिंपैथेटिक वाले में। तो सिंपैथेटिक में भी सेम ऐसे आपको रहेगा, नो चेंजिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई ऑर्गन है हमारा, यहाँ पे हमारा जॉइंट है, ध्यान से समझना इस बात को, और फिर ये न्यूरॉन है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आएगा, जो गैंग्लियन था एसिटाइल कोलिन था, और यहाँ पे जो पोस्ट वाला रीजन था, पोस्ट यहाँ पे, ठीक है ना, पोस्ट गैंग्लियनिक जो पार्ट था वहाँ पे फिर एसिटाइल कोलिन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, नॉर एड्रीनलिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये हमारा डिफरेंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये सिंपैथेटिक के केस में ये होता है, और इधर जो आपको मैंने बनाया है पैरासिम्पैथेटिक के केस में होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो पढ़ते हैं, रीड करते हैं, फिर और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो द ट्रांसमीटर इन प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व इज एसिटाइल कोलिन। देखो प्री गैंग्लियनिक में क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, प्री गैंग्लियन में बोल रहा है एसिटाइल कोलिन है, हाँ मैं मान गया, इसको प्री बोलते हैं, इसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के तरीके से बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर भी ये पैरासिम्पैथेटिक है, बिल्कुल वैसे ही है, कोई बात नहीं। बट क्या बता रहा है, बट इन पोस्ट गैंग्लियनिक,
पोस्ट गैंग्लियनिक में अगर आप बात करोगे, ये हमारा पोस्ट वाला रीजन है, ये हमारा पोस्ट वाला रीजन है। तो पोस्ट वाले रीजन में क्या हो जा रहा है, द ट्रांसमीटर इज नॉर एड्रेनालिन हो जा रहा है, ठीक है ना। इस केस में नॉर एड्रेनालिन है। इट इज लिबरेटेड एट द पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग, और ये जाकर के जो पोस्ट वाला रीजन है, इसी का जो नर्व एंडिंग है यहाँ पे जाकर के वो लिबरेट होगा, दैट मीन्स रिलीज होगा, दैट मीन्स वहाँ पे अपना फंक्शन वहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। वहां से स्टार्ट होगा उसका फंक्शन। और ये आप याद रखिएगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में ये डिफरेंस है। अब आ जाते हैं एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। एक्चुअली क्या रहना चाहिए, एड्रीनर्जिक वजह ट्रांसमिशन मत, एड्रीनर्जिक यहाँ पे नर्व लिख दो, हेडिंग क्या लिखोगे आप, नर्व लिख दोगे, ठीक है ना, एड्रीनर्जिक नर्व। तो देखो, द ट्रांसमीटर इज इन सिंपैथेटिक सिस्टम इज नॉरएड्रेनालिन। यहाँ पे अब क्या कहोगे, फाइनल रिजल्ट बताना है आपको, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको फाइनल बताना है। तो फाइनली लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉरएड्रेनालिन मिल रहा है, ठीक है। नॉरएड्रेनालिन नर्व विच सिंथेसाइज स्टोर रिलीज नॉरएड्रेनालिन आर कॉल्ड एड्रीनर्जिक या सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। बिल्कुल ये कोलिनर्जिक की तरीके से डेफिनेशन है, डेफिनेशन बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन बनाने के लिए बच्चों ये क्या है, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये एक स्टेप में नहीं बन जाता है। तो इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, बायोसिंथेसिस ये है इसका पाथवे, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले फिनाइल एनालिन बनता है, फिर टायरोसिन बनता है, फिर डोपा बनता है, फिर डोपामाइन, और लास्ट में जाकर के नॉरएड्रेनालिन बनता है। और एक्चुअली ये कहाँ पे बन रहा है, ये नर्व की एंडिंग, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नर्व की एंडिंग बताया था, थोड़ा जूम करके बताया था। ये मत समझिएगा कि सर ये बोन है, ये बोन नहीं है, ठीक है ना, ये बोन नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, देखो ये नर्व है, और नर्व एक नर्व ये है, दूसरा नर्व इसके बाद में स्टार लाइक यहाँ पे बना दो भाई, जैसा कि आप बहुत अच्छा, तो मैं नहीं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये साइटोन एक्सॉन जो भी रहते, तो ये दो जॉइंट है ना, इस जॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है, इस जॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया, एक सिंगल को जूम करके दिखाया गया है। और तो क्या होता है, सबसे पहले इसी में फिनाइल एलानिन बनेगा, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनता है, टायरोसिन से क्या बनना है, डोपा बनना है, डोपा से क्या बनना है, डोपामाइन बनना है, ठीक है ना, डोपामाइन बनना है, डोपामाइन से क्या बन जा रहा है, नॉर एड्रीनालिन बनता है। और नॉर एड्रीनालिन ये पाउच में रहता है, ठीक है ना, वेसिकल्स में फिल रहता है इसी के अंदर। अच्छा, ये सब सोचोगे सर ये सब क्या है, आपने नेम पढ़ के सुना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये सारे अमाइनो एसिड है, नहीं पढ़े हो तो बायोकेमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक है, अमाइनो एसिड वाला के जा करके वो चैप्टर देखना, वहाँ पे प्रोटीन वाले में आपको दिखेगा। तो ये सारे अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, डोपा, फिर मतलब ऐसे कन्वर्जन होता रहता है। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हाइड्रोक्सिलेज लगता है, हाइड्रोक्सिलेज 2 बार लगेगा, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, फिर डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज होगा, लास्ट में फाइनली जाकर के हमको नॉर एड्रीनालिन बन जाता है। ये बात याद रखिएगा, जब आपको मैं उस पे ड्रग एक्टिंग और रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आप एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, सर्दी खांसी वाले चैप्टर पढ़ोगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में, उस पर आपको एक्सपेक्टोरेंट जब आप पढ़ेंगे, तो एक्सपेक्टोरेंट वाले में आपको फिर ये सारा आपको नॉरएड्रेनालिन वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये बातें अभी से आप क्लियर करते चलो, ठीक है। ये नॉरएड्रेनालिन का हमने बायोसिंथेसिस देख लिया। फिर आ जाते हैं स्टोरेज, वही सारी चीज़ें, फिर क्या होगा, स्टोर होगा नॉरएड्रेनालिन, फिर क्या होगा, रिलीज होगा, सेम वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर फेट क्या होता है, फेट मीन्स कि उसका भविष्य क्या होगा, उसके साथ क्या होने वाला है, जो नॉरएड्रेनालिन बन गया है उसके साथ में अब क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो द एक्शन ऑफ नॉरएड्रेनालिन आर टर्मिनेटेड बाय टू प्रोसेस। एड्रेनालिन जो भी फंक्शन शो करेगा अपनी बॉडी में, उसके फंक्शन को दो एंजाइम या दो प्रोसेस के थ्रू वो टर्मिनेट किया कराया जा सकता है बच्चों। इसमें क्या कहा गया, रीअपटेक। रीअपटेक मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इस वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए नॉरएड्रेनालिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन गया है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो नॉरएड्रेनालिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन गया।
अब नॉरएड्रेनालिन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पाउच जो है, इसका वेसिकल बस्ट होगा, फट जाएगा, रिलीज होएगा। बट मान लीजिए हमें उतनी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में, तो ये रीअपटेक हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? ये रीअपटेक होगा, ठीक है ना। रीअपटेक, रीअपटेक मतलब दोबारा ये ले लिया जाएगा, दोबारा रिटर्न हो जाएगा। और 80% केस ऐसा ही होता है। दूसरा क्या है, 20% जो केस है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब आएगा, अपना रिसेप्टर पे बाइंड होगा, यहाँ पे रिसेप्टर रहेंगे, रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद में वो क्या कर लेगा, वहाँ पे दो एंजाइम होते हैं, COMT और MAO, ये दोनों एंजाइम, इन दोनों को एक बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया था, COMT का फुल फॉर्म क्या है। तो ये एंजाइम का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप याद कर लीजिएगा, कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज ये दोनों क्या करेंगे, जो और भी पार्ट रहेंगे, जैसे 80% तो यहाँ पे हो गया, वो रीअपटेक होगा, बैक हो गया, ठीक है ना, टेकन बैक इनटू द एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल एंड स्टोर इन द वेसिकल। ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा वो, जैसे फिर क्या है, बाय टू एंजाइम मेटाबोलाइज बाय द टू एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम का नाम आपको मैंने बता दिया। ऐसे ही एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की बात करेंगे तो जैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर आपने पढ़ा था, मस्कारिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्कारिनिक में आपको 3 बताया हूँ, मैंने बताया 5 है, बट 3 मैंने आपको बताया है, M1, M2 और M3, ठीक है ना। और इस केस में निकोटिनिक के केस में N और NM ये बताया हूँ आपको, ठीक है। तो एड्रीनर्जिक में भी अब यहाँ पे देखो, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी देख लो, तो अल्फा 1 रिसेप्टर, मतलब अल्फा होते हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा याद रखिएगा, अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा में भी अब अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 में भी बीटा 1 और बीटा 2, कुछ इस तरीके से इसका चलेगा, ठीक है ना। और बीटा 3 भी, मतलब और भी थोड़ा डीप में जाएंगे तो बीटा 3 भी आपको मिल जाएगा। तो अल्फा 1 रिसेप्टर क्या किस लिए जिम्मेदार है, द एक्शन ऑन विच एक्साइटेटरी, भाई ये एक्साइटेशन के लिए, ठीक है ना, एक्सेप्शन इंटेस्टाइन में एक्सेप्शन नहीं, बाकी हर जगह पे कहीं भी अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाएगा तो वहाँ पे एक्साइटेशन होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर जहाँ भी रहेगा वो इनहिबिटरी रहेगा, एक्सेप्शन हार्ट के केस में, एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सेप्शन वाला ही थोड़ा कंफ्यूज करता है। फिर अल्फा रिसेप्टर आर फर्दर क्लासीफाई, इसको आप रिसेप्टर को फिर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो। अल्फा रिसेप्टर विच प्रेजेंट इन द वास्कुलर स्मूथ मसल्स एंड जेनाइटो यूरिनरी, मतलब हमारे जेनाइटल ऑर्गन या यूरिनरी ट्रैक्ट में स्मूथ मसल्स, ये क्या काम कर सकते हैं, द इफेक्ट अकर्स एज ए कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अल्फा रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन पेरिसिनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल, दे डिक्रीज रिलीज द नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द एड्रेनर्जिक नर्व से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे बीटा वाले भी, बीटा वाले में बीटा 1 रिसेप्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, तो बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट में पाया जाता है। अब हार्ट में पाया जाएगा तो क्या करेगा, हार्ट रेट को मतलब बढ़ाएगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा। बीटा 2 ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रोंकिया में पाया जाता है, स्मूथ मसल्स में पाया जाता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा। बीटा 3 एडिपोज टिश्यू होते हैं, वहां पे पाया जाता है, एंड द इफेक्ट अकर्स एज लिपोलिसिस, ठीक है ना, लिपिड के ब्रेकडाउन में जिम्मेदार होगा। लिपो मीन्स लिपिड और लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, लिपिड का ब्रेकडाउन कराएगा, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में था, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देख लो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे वॉलेंट्री है खास करके, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा है। तो ये ज्यादातर कहाँ पे होंगे, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ के, हमारे पैर के, हमारे गर्दन के, हमारे नेक रीजन के, है ना, ये सब हमारे वॉलेंट्री मसल्स की बात कर रहा है। उसके बाद द जंक्शन बिटवीन मोटर नर्व एंड स्केलेटल मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर, मैंने बताया ना, जो मसल्स और ये मसल्स हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, इसके बीच में जो जंक्शन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द रिसेप्टर प्रेजेंट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एनएम रिसेप्टर। भाई यहाँ पे मैंने पहले बताया, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एन फॉर न्यूरो, एम फॉर मसल्स याद रख लेना, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया। द ट्रांसमीटर इन द मोटर नर्व इज एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, व्हिच इज लिबरेटेड इन द, भाई एसिटाइल कोलिन तो आएगा, हर जगह आएगा, बट वो आगे क्या बनने वाला है वो डिसीजन वो अलग होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू स्केलेटल मसल्स एंड दिस इफेक्ट contraction of skeletal muscles and this effect is blocked by the D tuberculin। डी ट्यूबरकुलेन की बात फिर आ गई,
एक्चुअली क्या होता है, डी ट्यूबरकुलोरेन हमारे मसल्स को, ये मान लीजिए मसल्स है ना, तो इसको रिलैक्स करता है बच्चों। मैं बताऊंगा क्या है, देखो डी ट्यूबरकुलोरेन रिलैक्स करने का काम करता है। थोड़े समय बता के चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, उसको आप डी ट्यूबरकुलोरेन दे दोगे तो नहीं भाग पाएगा। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, ओल्ड टाइम पे जब शिकारी शिकारी क्या कहाँ जाता था, शिकार करने, ठीक है ना। तो अब उस टाइम पे बंदूक नहीं था, ये गन वन नहीं था भाई, ये सब नहीं थे, ठीक है ना, ये सब था ही नहीं, ठीक है। तो उस वक्त क्या थे, धनुष बाण था, उस वक्त धनुष बाण था, ठीक है ना। तो शिकारी क्या करता था, मान लीजिए सामने हिरन है, हिरन का शिकार करना है, तो ये क्या काम करता था, हिरन इस पे यहाँ पे ना, इसका जो ये टिप वाला रीजन है, इस पे ये डी ट्यूबरकुलोरेन लगा लेता था। डी ट्यूबरकुलोरेन एक प्लांट से मिलता है, उसका मिल्क लगा लेता था, ठीक है ना। अब ये जब निशाना यहाँ पे लगाता था, यहाँ पे निशाना लगाता था, तो क्या होता था, ये एनिमल को लग गया, मान लीजिए जानवर को जो भी है, वो फिर उसके मसल्स को रिलैक्स कर देता था। जो मसल्स उसके मूव कर रहे हैं, मान लीजिए उसके पैरों पे लग गया, उसके पैर पे लग गया, तो पैर पे लगने की वजह से अब वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो आसानी से शिकार कर लेते थे। सेम टू सेम यही काम ये भी करता है, कौन, डी ट्यूबरकुलोरेन का आपको बताया। इसका मतलब ये है डी ट्यूबरकुलोरेन आपको रिलैक्स कर रहा है, तो एसिटाइल कोलिन आपको भागने में, चलने फिरने में मदद कर रहा है। एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। भाई मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, मान लीजिए आप खड़े हैं, अब आपको बैठना है, तो मसल्स तो आपको, आपका पैरों का मसल्स तो बेंड होगा ही ना, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही ना। आप लेटे हुए करवट बदल रहे हैं, तो जिस भी साइड का करवट बदल रहे हो उस टाइम उधर का मसल्स कौन, आप लिख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, तभी वो पॉसिबल है कि वो अपना फंक्शन शो करेगा। तो एसिटाइल कोलिन जितना हेल्पफुल होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसके फंक्शन को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। अब सोचोगे सर इतना डेंजरस है तो हम लोग क्यों इसको यूज कर रहे हैं, डी ट्यूबरकुलोरेन क्यों हमारे सिलेबस में आ गया है। सिलेबस में इसलिए आया है कि मान लीजिए ऑपरेशन करना है, पेशेंट बहुत कैसा है, भागने वाला है, दौड़ने भागने वाला, पागल टाइप का है, तो उसको थोड़ा सा इसका डोज दे दिया जाता है, भाई तू ले ले और सो जा आराम से, और ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के ये हमारा हो जाता है मुकम्मल। यहाँ पे बिल्कुल हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन बेसिक एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें स्क्रीन पे फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट किया है, 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। कल का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ये होगा। बट ये जो हमने ये कल के लेक्चर में हमने देखा था वो वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहां से भी देख लीजिएगा नहीं देखे हो तो। और आज जो हमने यहाँ से कवर किया ये सारी बातें कंप्लीट करती है यहाँ तक का, ठीक है ना। फिर हमारा सिलेबस, अगला पेज फिर हमारा सिलेबस ही लगा के रखा हूँ, ताकि फिर हम मुझे यहीं से सीधे कंटिन्यू कर दूँ। यहाँ तक का आपको कैसा लगा, आप अगर पसंद आया हो वीडियो तो जाने से पहले लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।